जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी नई डेवलपमेंट ज़रूर होती है जिसको डिस्कस करना पड़ता है। और आज की जो मुझे डेवलपमेंट लगी, वो इंतहाई अफ़सोसनाक एक डेवलपमेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उनकी जो उनके सेनेटर जो हैं, एक ए वन ऑफ द सेनेटर्स जो हैं, एजाज़ चौधरी साहब, वो तहरीक-ए-लब्बैक जो पाकिस्तान के रिहा होने वाले लीडर हैं, उनके घर चले गए कल, और उनको जाके फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप बात देखते हैं। तबीयत बेहतरीन, सेहत माशाल्लाह, खुश हैं। हमारे लिए भी खुशी का ये वो एक छोटी-सी वीडियो मेरे पास चंक आया, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। अब मुझे आप ये बताएँ कि हुकूमत क्या मैसेज दे रही है अवाम को? क्या हुकूमत कमज़ोर है? रियासत की रिट नहीं है? आपने अगले दिन इनको रिहा किया है, उससे पहले ये दहशतगर्द थे, और आज आप उनके घर एक गुडविल जेस्चर देने चले गए हैं? वो जेल से रिहा हुए हैं। यानी कि आपने क्या उनको जान के पकड़ के रखा हुआ था, या जान के रिहा किया था? ये कोई है जो हमें बताए, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें बताया जाए कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है? जिस मस्जिद से वो जहाँ से उन्होंने धरना स्टार्ट किया, जहाँ से वो सारा कुछ किया, आप वहाँ चले गए। आप ज़रूर जाएँ। आप अगर समझते हैं उनके पास जाना ज़रूरी है, आप ज़रूर जाएँ, लेकिन हमें बताएँ तो सही ना कि आप क्यों जा रहे हैं? आपकी क्या पॉलिसी है? 2 दिन पहले तो फवाद चौधरी साहब हमारे, वो कह रहे थे जनाब कि जो मिलिटेंसी है, इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और आज उन्हीं इंतहा पसंदों के पास आप चले गए। और ये कहना मत भूलिएगा, ये सोचना मत भूलिएगा कि इन्हीं के भारे पीटीआई कहती थी कि इनको इंडिया से फंडिंग है, इनको अमेरिका से फंडिंग आती है, इंडिया से व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। अब लोग सवाल तो करते हैं ना, इसमें लोगों की ज़ाहिर बात है, एक क्वेश्चन इमर्ज करता है दिमाग में कि ऐसे क्यों है? ये क्यों है ऐसे कि आप लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं? अब पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है। अब पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि अब इनके साथ हम पॉलिटिकल डायलॉग, क्या पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे? क्या इनको डी-रेडिकलाइज़ करेंगे? और जो साद रिज़वी साहब रिहा हुए हैं, उन्होंने आके कहा है कि हम तो अपने मिशन पे जारी रहेंगे, जो हमारा मिशन था हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो पॉलिटिकल डायलॉग क्या है? डी-रेडिकलाइज़ेशन, वो तो वो करने नहीं देंगे आपको, और आपके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, और आप कहाँ से जाके, ना ही आपका इतना विज़न है कि आप रियासत के लिए लॉन्ग टर्म सोचें, आप रियासत के लिए 20 साल, 50 साल सोचें। ये तो, इसके लिए तो लीडरशिप चाहिए ना। इसके लिए वो जोश और जज़्बा चाहिए, इसके लिए वो एक्चुअली वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि जब आप 30 ईयर प्लान्स बना रहे हैं रियासत के लिए, कि भई आपने इकोनॉमी में कहाँ जाना है, आपने अपनी सोसाइटल बिल्डिंग में कहाँ जाना है, सोशल सिक्योरिटी में कहाँ जाना है, आपने ग्लोबल लिंकेजेस में, कनेक्टिविटी में कहाँ जाना है। देखिए, वो ये चीज़ें सारी तो तब इम्पोर्टेंट हैं, जब आप लोग काम करेंगे। हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी रियासत के पास कोई 20 ईयर, 30 ईयर प्लान नहीं है। दुनिया का हर मुल्क 23 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, पता नहीं कितने-कितने प्लान वो लेके आते हैं, और वो कहते हैं कि हम आए बात करें। हमारे पास कोई एक प्लान भी ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर हम ये कह सकें हमारे पास 20 ईयर, 30 ईयर्स का प्लान है। और अगर वो प्लान है भी, तो एक जाने वाली जमात जो है वो दूसरी आने वाली जमात को बताएगी कि इस प्लान के बारे में, उसको कंटिन्यू करेंगे। अब पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है। पॉलिटिकल डायलॉग क्या है? पॉलिटिकल डायलॉग ये है कि पीएमएलएन का वोट काटना है, नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का वोट काटना है, इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी एक ज़ाती राय है कि अगर इमरान खान साहब इत्तेहाद करते हैं टीएलपी के साथ अगले 2023 इलेक्शंस में, तो इमरान खान साहब सबसे बड़ी ज़्यादती करेंगे और सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाएँगे अपनी तहरीक को। और जो इनके ऊपर थोड़ी बहुत रह गई थी ना, लोग इनको कहते थे तालिबान खान, कोई कहता था कुछ, कोई कहता था कुछ। वो जो ठप्पा थोड़ा बहुत रह गया था ना, वो मुकम्मल लग जाएगा, अगर ये टीएलपी के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा काम है, हम लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। मुख्तलिफ सियासी जमातों की लीडरशिप, अभी ये सियासी जमातें हो गई हैं। हमें बताएँ, आज भी जो टीएलपी के साथ मुआहदा हुआ है, अवाम को तक नहीं लाया गया।
اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو سینیٹر ہے، وہ جا کے وہاں پہ अ, फूल गुलदस्ते पेश कर रहा है और तबीयत का हाल पूछ रहा है। उधर फ्रेंच एम्बेसडर को के हम कागज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे और फ्रांस के सफ़ीर को ये 6 दिन पहले, 10 दिन पहले ये कहते थे कि हमने निकाल देना है। ये बातें तो फिर ठीक है ना, लोग जो सवाल करते हैं फिर वो सवाल तो ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप पंजाब से इमर्ज करे तो उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता और अगर उसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा हो तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, सिंध बलूचिस्तान, केपी से हो तो आपको हाथ ज़रूर डलेगा। फिर लोग ये बातें तो सही करते हैं। अगर ये सही है तो कोई तो इसका आंसर दे। मैं यकीन करके माने एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका इस अवाम को जवाबात नहीं दिए जाते और अवाम के अंदर इतनी तशनगी है जवाब लेने की, ना पार्लियामेंट में बहस होती है, ना टीवी पे मुज़ाकरात होता है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में डायलॉग करते हैं, ना ये वो व्हाइट पेपर जारी करते हैं। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतना शैलो ये मुल्क चल रहा है, क्या आपकी सोच है? कोई आप किसी बंदे के पास चले जाएँ, उसको कोई पता नहीं है कि मुल्क की क्या डायरेक्शन है या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किस लाइन एंड लेंथ पे चलना है या हमारा मिसाल के तौर पे मज़हबी जमातों के साथ क्या रवैया है या दहशतगर्दों के साथ क्या रवैया है। जिन्होंने कल गन पकड़ी हुई थी, आज उनको हमने जो है मेनस्ट्रीम कर लिया है, तो ये किन ग्राउंड्स पे किया गया है? इन इस चीज़ों का पता तो होना चाहिए ना। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जी। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग वो कहते हैं कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। ये कह रहे हैं वो पीटीआई। अब पीटीआई लेक्चर देगी। अच्छा आधी पीटीआई कहती है कि नहीं ये मिलिटेंट्स हैं। आधे लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है। और इमरान खान साहब के कहने के बाद ही जो ये चौधरी साहब गए होंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब ने ना कहा। अब टीएलपी एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ माहदे में एक पुरअमन तरीके से एक जमात बन गई है। तो क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शंस की ज़्यादा वैल्यू हमारे पास, वोटों की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कंपेयर टू इन ग्रुप्स के जो एक मिलिटेंट सोच रखते हैं? और ये किस तरह की सोच से पावर में आएँगे? देखिए मेरी एक थोड़ी बहुत तहकीक थी मज़हबी जमातों के हवाले से और वो तहकीक ये थी और ख़ास करके जो पार्टीज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गई थी, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी, जेयूआईएफ वगैरह। ये जो जमातें हैं, ये थोड़ी मेनस्ट्रीम हो चुकी थी, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ चुका था, इनको आहिस्ता-आहिस्ता पता चल चुका था, मिलिटेंसी इनके अंदर से भी 100% नहीं गई थी। लेकिन इन्होंने वायलेंट मिलिटेंट्स को जिनको हम हार्डलाइनर मिलिटेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर गन पकड़ के दहशतगर्दी के लिए निकल जाते हैं, ये इन्होंने उनको छोड़ा हुआ था। क्योंकि रियासत की पॉलिसी बदली हुई थी। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये कैसे ट्रीट होंगे? अब बाकी जो मज़हबी सियासी जमातें हैं, जो वोट के ज़रिए पावर में आना चाहते हैं, वो तो चलो समझ में आ गई कि जी वोट की बात कर रहे हैं और वो इलेक्शंस लड़ते हैं, वो धरने भी उस तरह नहीं करते, वो गन भी नहीं पकड़ते, जो मज़हबी सियासी जमातें। लेकिन ये मज़हबी ग्रुप जो हैं, ये तो वायलेंस करे इन्होंने तो अगले दिन पुलिस वाले मारे हैं। अगले दिन पुलिस वाले मारे हैं। या फिर ये है कि ये फैसला कर लिया गया है कि इन लोगों को प्रॉपर्ली मेनस्ट्रीम करेंगे, ये आइंदा गन्स नहीं पकड़ेंगे, ये नफ़रत अंगेज़ बातें नहीं करेंगे, ये हुकूमत को फ़ोर्स नहीं करेंगे कि वो फलाँ मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाएँ, फलाँ के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, फ्रेंच एम्बेसडर को बुलाएँ, फ्रेंच एम्बेसडर को लेके जाएँ। या तो आइंदा के लिए ये चीज़ें तय हो चुकी हैं और अगर ये तय हो चुकी हैं, तो ये अवाम को बताया जाए ताकि अवाम जो है, वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा विजुअलाइज़ कर सके। कि भई हमने आइंदा किस डायरेक्शन में इस मुल्क ने जाना है। और अगर ये चीज़ है तो हमें ये इन्फॉर्म तो किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा सरेंडर है, वो ये 2 दिन पहले ये साद रिज़वी साहब को रिहा करना था और उसकी उनकी जमात के 2200 से ज़्यादा लोगों को रिहा करना और उनकी जमात के 400 से ज़्यादा लोगों को जो 4th शेड्यूल में थे रिहा करना। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन मैं किस चीज़ की बात करूँ? मैं आई एम स्पीकिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हमारे लिए हमें जो बताया गया है वो ये है कि डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ठीक है, जो बंदे मज़हब के नाम पे आके गोली मारें, मज़हब के नाम पे इस मुल्क के कारोबार में अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाएँ, ये हमारी हुकूमत पंजाब ने हमें खुद बताया कि 35 से 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।
इनके प्रोटेस्ट की वजह से। वो जो अरबों रुपए का नुकसान करना, लोगों की ज़िंदगी मुअत्तल कर देना, लोग पुलिस वालों को मारना, अगर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये इसकी इजाज़त है, तो फिर तो ठीक है। और अगर सियासी जमातें अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ें छोड़ रही हैं और ये कर रही हैं और जान छुड़ा रही हैं, तो फिर हमें ये भी बता दें कि इम्पोर्टेंट क्या है? मुल्क इम्पोर्टेंट है, मिलिटेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, वोट्स इम्पोर्टेंट हैं, क्या इम्पोर्टेंट है? और अगर कोई ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बता दी जाए ताकि अवाम को एट लीस्ट क्लैरिटी तो हो कि हमारी लीडरशिप ने हमारे लिए क्या सोचा? व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन? अब गवर्नमेंट जो है, वो तो इतनी कमज़ोर रही कि वो तो जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, उनके लिए फातह-ख़वानी भी नहीं किसी ने की। उनको तो किसी ने इज़्ज़त, प्रेज़ भी नहीं की और ये सब मिनिस्टर ख़ामोश होकर बैठे हुए हैं, सब मिनिस्टर ख़ामोश हो गए। किसी की जान मजाल है जो एक लफ़्ज़ भी बोल जाए। वो इसलिए बिकॉज़ अगर वो बोलेंगे तो वो दे विल लूज़ द वोट्स, वो अपने वोट्स लूज़ कर जाएँगे। सो हमें आके यहाँ पे हमें कोई रास्ता दिखाया जाए, हमें इस अंधेरे से में ना रखा जाए। अगर आप रास्ता दिखाएँगे, तो देन वी कैन कम टू नो कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली, वी आर इन अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और उसका नुकसान जो है, वो हमें भुगतना पड़ रहा है बार-बार। उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है, बार-बार भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हमें जिस चीज़ ने हमें बचाना था, जो चीज़ हमें बताई गई थी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो रोज़ धज्जियाँ उतारी जाती हैं। अब सियासी जमातें अपने छोटे-छोटे मकासद के लिए प्रोटेक्ट कर रही हैं इनको। अभी ज़रा शेख रशीद को सुन लीजिएगा। ये जब ऑपोज़िशन में होते थे, तो ये क्या करते थे और हुकूमत में आए हैं, तो मुआहदे कर रहे हैं और कहते हैं, मुआहदा बस थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। ये थोड़ी-सी एक शेख रशीद का एक शंक है, मैं लगाता हूँ, अगर ये चलता है तो देखिएगा। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। देखा आपने, कुरैशी शेख साहब क्या बातें कर रहे हैं। ये इस वक़्त ये ऑपोज़िशन में थे। फिर जब ये हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा नहीं हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। हमारे डायलॉग हो रहे हैं, हम उनको मना कर रहे हैं। ये कन्फ्यूज़्ड लोगों का एक टोला है, जो इस वक़्त हमें रूल कर रहा है। कन्फ्यूज़्ड, रेडिकलाइज़्ड लोगों का टोला एंड दिस इज़ अ फैक्ट। दे हैव और उनको इस चीज़ का पता है, ये क्यों भला नहीं बोलते? उनको पता है कि जो हमारे अपरेटस के अंदर लॉन्ग टर्म सोचने की सलाहियत ही नहीं है, इस वजह से ये इस तरह की वीडियोज़ जारी करते हैं। उनको पता है कि मज़हबी तबक़ात के साथ मिल जाओ, मज़हबी लोगों के साथ मिल जाओ, क्योंकि रियासत के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मज़हबी मौलवियों के साथ टकराव ले सके। लिहाज़ा इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं, ये ख़ामोश रहते हैं और ये कोई स्टैंस नहीं लेते। बाकी भी मेनस्ट्रीम पार्टीज़ कोई स्टैंस नहीं लेती। सो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको कौन कौन एड्रेस करेगा एट द एंड ऑफ द डे? क्या हमें इसके ऊपर और यूथ को तो बेचारों को लारे लगा-लगा के हम आपके लिए ये करेंगे, वो तो बेचारे बेबस हैं। उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। मीडिया वैसे दबा हुआ है। डिजिटल मीडिया को दबाने की बातें हो रही हैं। मुआशरे के अंदर इतनी घुटन है इस वक़्त, यू कांट इवन इमेजिन। एक ग्रुप कह रहा है दूसरे ग्रुप के बारे में बात करो, दूसरा ग्रुप कह रहा है तीसरे ग्रुप के बारे में बात ना करो, वो उसके बारे में बात ना करो, इसके बारे में बात ना करो। अगर बात करोगे तो आपको सज़ाएँ हो जाएँगी, आपके पास ये हो जाएगा, आपको नौकरियों से फ़ारिग कर दिया जाएगा। रियासत का काम ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। लीडरशिप का यही काम है, आपकी जो रूलिंग पार्टी है उनका भी यही काम है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही काम है। और हम सारा टाइम ये तलाश कर रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो टूटा हुआ है, जो तोड़ने वाले हैं उनको बचाना कैसे है? ये तो करना ही नहीं है ना कि जो 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 तोड़ने वाले हैं उनको कैसे बचाना है? प्लानिंग तो इस चीज़ की हो रही है। दिस इज़ वेरी अनफेयर विद दिस कंट्री और इसके ऊपर अनटिल एंड अनलेस हमने एक लॉन्ग टर्म कंसेंसस अप्रोच ना फूलों के हार मिलिटेंट्स को भेजना, ये शिकस्त है मुल्क की।
और अगर ये फूलों के हार सही बेच रहे हैं आप, तो हमें बताएं, हम भी फूलों के हार लेके जाए ना। आप अकेले के लिए तो फूलों के हार ना ले जाए ना जनाब। बताएं अवाम को, तो बताएं किस चीज के फूल डाल रहे हैं उनके ऊपर। क्या वोट लेने हैं? क्या पॉलिटिक आपने उनको माफ कर दिया या उन्होंने आपको माफ कर दिया है? लगता तो यह है कि टीएलपी ने हुकूमत को माफ कर दिया। हुकूमत के पास इतनी ताकत ही नहीं है। हुकूमत तो बुजदिल लगती है, लेकिन जो ताकतवर है वो तो टीएलपी लगती है। सो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है इनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। रियासत को, अवाम को बताया जाए कि हुकूमत क्या सोच रही है, आंसर्स दिए जाएं। अगर ये आंसर ना दिए गए तो जितनी बड़ी इस वक्त हमारे मुल्क में कंफ्यूजन है, ये कोई लावा फट रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे जब लोगों से मिलते हैं, हर बंदा ही, नोबडी हैज अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ अ कंट्री। ये जो चीज है, ये जो लावा पक रहा है, ये इसके मसाइल हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर दिस एंटायर कंट्री, एंड आई एम श्योर दिस स्टेट इज हियर। पाकिस्तान के अंदर बड़ी जान है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन ये छोटे बोने जो हैं, जिनको हम बोने कहते हैं, छोटे साइज के जो लोग जो हमारी हुकूमत कर रहे होते हैं, ये ना हमें डुबोएं। वरना स्टेट के अंदर बड़ी जान है, स्टेट लड़ सकती है, लेकिन ये जो भोने लोग जो रूल करते हैं, इनसे बचने की जरूरत है, वरना थिंग्स आर गुड इन दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच।